नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं तो आज आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिटी से संबंधित उसको लेकर आया हूं, जिसका नाम है संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, तो किस तरीके से संविधान सभा का निर्माण हुआ, कौन कौन लोग इनमें इन्वॉल्व थे और कौन कौन सी प्रमुख डेट्स हैं, उन सभी को क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज्य पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने या फिर सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है ए पार्ट, यानी कि स्वराज्य पार्टी ने। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो एम.एन. रॉय ने, बी भीमराव अंबेडकर ने, एनी बेसेंट ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो दोस्तों एम.एन. रॉय ने स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है सी पार्ट, क्रिप्स मिशन द्वारा। आपको पता है 1942 में, क्योंकि 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का सपोर्ट चाहिए था। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो जो उस समय के वाइसराय थे, उन्हें सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग संविधान सभा के निर्माण की बात जरूर करेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले आप हमारी मदद तो करिए। उसके बाद में ये क्रिप्स मिशन को लाया जाना था, तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में और इसकी एक शर्त थी कि उस समय पर जो गतिरोध चल रहा था मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो उस उन दोनों को एक सहमत होना पड़ेगा, लेकिन वो सहमति नहीं हुई और क्रिप्स मिशन जहां से आया था वहां पर वापस लौट गया। लेकिन पूछा गया कि संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान द्वारा सभा द्वारा। ठीक है, तो वो क्रिप्स मिशन द्वारा। तो थर्ड का सी पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फोर्थ प्रश्न। फोर्थ प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 10 लाख। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 10 लाख व्यक्ति। आपको पता है कि टोटल कितना था? 389 सीट्स थी। कितनी? 389 सीट्स थी, जिसमें से 296 सीट्स जो थी वो आपकी ब्रिटिश प्रांत से भरी जानी थी। ठीक है, और 93 सीट्स जो थी वो आपकी किससे भरी जानी थी? वो आपकी देसी रियासतों से भरी जानी थी। ठीक है, इस 296 में भी आपका 292 और 4 तो ब्रिटिश आयुक्त यानी कि जो आयुक्त थे उनके प्रांतों से, और 292 जो ब्रिटिश प्रांतों में जो 11 गवर्नर थे उनके प्रांतों से 292 चुनी जानी थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 389 सीट्स थी और ये 389 सीट्स जो थी वो 10 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से बांटी गई थी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको मैं बता दूं 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, उसमें 3 लोग थे। कौन कौन से थे? पेथिक लॉरेंस। ठीक है, ये भारतीय सचिव थे। साथ ही साथ ए बी अलेक्जेंडर ये भी थे, और ये थे नौसेना मंत्री थे। और क्रिप्स जो लौट कर गए थे वो वापस फिर आए थे, यानी कि क्रिप्स। ठीक है, ये आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपके अध्यक्ष थे किसके? बोर्ड ऑफ ट्रेड के। किसके? बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब बताइए। पेथिक लॉरेंस भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। कौन सदस्य नहीं था? तो आपको पता है ये 3 ही तो सदस्य थे। तो इसका मतलब विलियम वुड
जो थे वो सदस्य नहीं थे, और यही इसका क्या होगा, सही आंसर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या फिर भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो बताइए दोस्तों, किसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा है? सी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7वां क्या कहता है? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 24 अगस्त 1946 को 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार, क्या अंतरिम सरकार जो है इसकी घोषणा हुई, और अंतरिम सरकार जो बनी उसको 2 सितंबर, तब 2 सितंबर 1946 से अपना कार्यभार संभालना था। ठीक है, ये इसमें वही उसी तरीके से 14 मंत्री थे जिस तरीके से स्वतंत्र भारत की पहली कार्यपालिका में भी मंत्री थे, तो वही मंत्रीगण थे सब। तो इसमें बताइए जो अध्यक्ष होता था, जो अध्यक्ष होता था वो तो वाइसराय होता था, ठीक है, लेकिन जो उपाध्यक्ष हुआ, जो उपाध्यक्ष हुए वो कौन हुए? वो हुए जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई? 24 अगस्त 1946 को, और इसको अपना कार्यभार ग्रहण करना था 2 सितंबर 1946 से। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए पार्ट, जवाहरलाल नेहरू। वो इस कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ठीक है, उपाध्यक्ष कह लो या उपसभापति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ये आपसे पूछा गया है। देखिए जो सरकार के सदस्य थे उन्हें कई मंत्रालय दिए गए थे, उन्हीं में से कौन इसमें से नहीं था ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो राजेंद्र प्रसाद थे इनको मंत्रालय दिया गया था अंतरिम सरकार में, खाद्य एवं कृषि। जगजीवन राम जो थे इनको श्रम मंत्रालय दिया गया। ठीक है, बात करें सी राजगोपालाचारी तो इनको शिक्षा एवं कला ये मंत्रालय दिया गया था, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को कोई मंत्रालय नहीं दिया गया था। यानी कि ये संविधान के जो प्रथम अंतरिम सरकार थी उसके सदस्य नहीं थे। तो यही आपसे पूछा गया है कि कौन नहीं था, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। वेविल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, ये पूछा गया है। और वेविल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो दोस्तों पहले इसको समझ लो कि ये वेविल कौन थे। तो 1943 में तत्कालीन जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। यही वो वाइसराय थे जिन्होंने भारत में जो उस समय की उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उससे सलाह विमर्श या परामर्श किए बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड लिथगो जो थे वो 1943 में ये हट गए, क्या हो गए? हट गए, और इनकी जगह पर नए वाइसराय के रूप में आए विस्काउंट वेविल 1943 में। और उस समय जो भारत में राजनीतिक गतिरोध चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए ये 1945 में कहाँ गए? ये लंदन गए, और लंदन में इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश संसद में भारत के जो गतिरोध है उसको समाप्त करने के लिए कुछ योजनाबद्ध तरीके सुझाए। ठीक है, कुछ योजनाबद्ध तरीके सुझाए ब्रिटिश संसद में। उन्हीं तरीकों को क्या कहा गया? वेविल योजना कहा गया। क्या कहा गया? वेविल योजना कहा गया। उनका कहना था कि जो कार्यकारी परिषद बनेगी, जो भारत की कार्यकारी परिषद बनेगी, यानी कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें मुसलमान यानी कि मुस्लिम और हिंदू की संख्या समान होगी, की संख्या समान होगी।
की संख्या क्या होगी, समान होगी, ये इन्होंने कहा। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो है वो इन्होंने ये कहा कि वायसराय वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी समस्त कार्यकारिणी सदस्य भारतीय होंगे। क्या होंगे, भारतीय होंगे। और उनकी जो ये योजना थी और जिसके तहत उन्होंने ये कुछ प्रमुख बिंदु जो है वो सुझाए थे ब्रिटिश संसद में, तो वो केवल और केवल भारत में जो राजनीतिक गतिरोध था संविधान सभा को लेकर, उसको खत्म करने के लिए ही किया था। हिंदू मुस्लिम एकता का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो सही है, यानी कि ए विवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, बिल्कुल सही। लेकिन ये बिल्कुल कथन गलत है। विवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बचेगा। नहीं, वो बंटवारा नहीं बचाना चाहते थे, वो राजनीतिक गतिरोध को दूर करना चाहते थे। तो इसमें क्या है, कथन सही है लेकिन कारण गलत। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन इन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दोस्तों ये तो बिल्कुल सत्य है। आपको पता है कि जो संविधान सभा थी वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है। उसके बाद देखते हैं अगला, इसमें क्या है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यानी कि जो 389 सदस्य थे, तो 389 सदस्य संविधान सभा में चुने जाने थे, वो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि क्या किया गया था, जनता, मान लीजिए ये कोई जनता है, इन जनता ने पहले क्या किया, प्रांतों में, कहां पर, प्रांतों में इनके द्वारा सदस्यों को चुना गया। प्रांतों में जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनमें इन सदस्यों को चुना गया, और इन सदस्यों ने क्या किया, वोट देकर 389 सदस्यों का चुनाव किया। तो डायरेक्ट जनता द्वारा 389 सदस्य नहीं चुने गए, इसलिए ये किस तरीके का चुनाव था, अप्रत्यक्ष तरीके का निर्वाचन प्रणाली थी। तो इसका मतलब इसने पूछा है कि कौन सा सत्य, यही तो पूछा है ना दोस्तों, कौन सा सत्य नहीं है। तो नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर इसमें ये ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर नहीं करना है, इसमें केवल सेकंड होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। यह वयस्क मताधिकार का परिणाम पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है दोस्तों ये कथन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बिल्कुल नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का थी। बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो गलत है ये, क्योंकि बहुदलीय संरचना थी, तो ये भी गलत है। और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी ए और डी सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये बिल्कुल सही है, ये तो सही कथन है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, दोस्तों यही गलत है। और गलत है इसीलिए आंसर ये क्या है, सही, क्योंकि इसने पूछा क्या है, गलत कथन कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ये तो पूछा है, संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया जाता था, बिल्कुल नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाता था, बिल्कुल नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता था, बिल्कुल सही है, विधानसभाओं द्वारा विभिन्न प्रांतों की उनसे चुना जाता था।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संबंध संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होते थे? बिल्कुल नहीं, सीधे तो निर्वाचित नहीं होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित होते थे? बिल्कुल नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे? बिल्कुल सही, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा उनका निर्वाचन होता था। 15 क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा? बिल्कुल नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? बिल्कुल नहीं। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा? बिल्कुल नहीं। प्रांतीय सभाओं द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण मान लीजिए, या संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, और प्रथम बैठक हुई थी, तो इस दिन तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। इस दिन तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन पूछा क्या है स्थायी अध्यक्ष, तो मैं आपको बता दूं 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने आपको बता दिया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? बताइए, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अस्थायी अध्यक्ष ने। और अस्थायी अध्यक्ष बताइए कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन पे, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अय्यर, अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो आपको पता है ए पार्ट इज द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या के एम मुंशी? तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, अभी मैंने कितनी बार आपको बताया? 10 जून, 26 नवंबर, 26 दिसंबर? नहीं, 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो बताइए, 9 दिसंबर 1946 को। इसका मतलब ए पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 23, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 10 जून को? नहीं। 19 नवंबर को? नहीं। 30 जून को? नहीं। 9 दिसंबर 1946 को। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक बोले या फिर संविधान सभा का निर्माण बोले, एक ही दिन हुआ था, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? तो आप एक तरीके से समझिए, उद्देश्य प्रस्ताव ही था, और उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, और इसको स्वीकृति मिल गई थी, या सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया था। कब? 22 जनवरी सन 1947 को। तो उसी दिन भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने, बी.एन. राव ने या महात्मा गांधी ने? तो आपको पता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो उद्देशिका थी, वो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, वही आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का उसने स्वरूप लिया। ए पार्ट इज द राइट आंसर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसमें तो आंखें मीच के आप जवाब दे सकते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी बी पार्ट इज द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर रहा, बिल्कुल सही है। उद्देश्य का एंड बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही है, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ है, राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तब बिल्कुल गलत। राज्य का जो मुखिया होता है, क्या उसको लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं? राज्यों का मुखिया कौन है बताइए? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यों के मुखिया होते हैं, सभी राज्यों से सबसे प्रधान होते हैं, और इनका चुनाव क्या प्रत्यक्ष रूप से होता है? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किससे? अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए? 1, 2 एंड 3, यानी कि 1, 2, 3 सही है, लेकिन फोर्थ गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 29, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो मैं आपको बता दूं 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक अगर पूछा जाए तो 11 बैठकें हुई थी,
और अंतिम बैठक जो हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। तो टोटल मिलाकर 11 और 1 12 बैठकें हुई। 30 क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो अभी आपसे बात किया मैंने, अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, यानी सी पार्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 31। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो आपको मैं बता दूं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान निर्माण में लगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, सूची 1 को सूची 22 से मिलाना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले उपाध्यक्ष थे एससी मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो मैंने आपको लिखाया है पीछे थ्योरी में, के एम मुंशी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इसके पिछली वीडियोस को भी जरूर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने प्रारूप समिति की सभी सदस्यों के विषय में बताया है आपको। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो दोस्तों ये थे वीटी कृष्णमाचारी। कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू किन किन समितियों के अध्यक्ष थे? दोस्तों मैंने भारतीय संविधान में प्रयुक्त होने वाली जो समितियां हैं उनको डिस्कस पिछली वीडियो में किया था। तो यदि आपने नहीं देखी है तो वो वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए, उसमें मैंने डिस्कस भी किया है और साथ ही साथ प्रश्नों को भी कराया है। चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक भी करते चलें। ठीक है, तो उसके बाद अब तो आप आसानी से मिला सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? अब आप देख ले रहे कि ये देखिए कितनी बार इसको पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थे बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। 34 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले भी कौन थे? बी एन राव थे। और इन्होंने, क्योंकि ये संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने अपना जो प्रारूप तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद, कितने आर्टिकल? 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। 13 अनुसूचियां थी उसमें। यहां तक क्लियर हुआ। बढ़ते 35 क्वेश्चन पे, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो तृतीय वाचन था वो आपका 17 नवंबर से, कब से? 17 नवंबर से आपका स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न को मतलब कि ऑप्शंस में सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार सही कर लेना। ये हमारा 17 नवंबर 1949 से तृतीय वाचन जो है वो 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना यहाँ से। देखते हैं 36 क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो आपको पता है 26 नवंबर सन 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। भारतीय संविधान का को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया जाए या तैयार किया जाए, ये सभी कब होगी डेट? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो वो भी 26 नवंबर 1949 को। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? अपनाया गया, अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो ये कुछ भी आता है आपको तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को ही आपको लगाना है। लागू कब किया गया? जब लागू वर्ड आ जाए तभी आप लगाएंगे क्या? 26 जनवरी 1950, जब हम गणतंत्र हो गए। अब देखिए भारतीय संविधान में 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था, क्यों? क्योंकि आपको पता है 1929 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने घोषणा की थी कि वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाएंगे। और सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वराज्य दिवस मनाया गया। और न केवल उसी दिन मनाया गया, इन्होंने ये निश्चय किया था कि हर 26 जनवरी, आगे आने वाली जितनी भी 26 जनवरी होंगी उन सबको हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन हम लोग आजाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, इसलिए इस डेट को हमें
जरूर महत्ता देनी थी, तो इसलिए हमने इस डेट पर अपने संविधान को लागू कर दिया पूरे देश में, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमने गणतंत्र अपना स्थापित किया। तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? तो आपको पता है संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो आपको पता है ये सब तो बिल्कुल गलत है, ये सब गलत है, केवल और केवल सही है ए पार्ट यानी संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो आपको हमेशा याद रखना है 26 नवंबर 1949 को, गलती मत कर देना 26 जनवरी 1950 मत लगा के आना। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से हुआ था? तो आपको मैं बता दूं बम्बई प्रेसिडेंसी से। लेकिन भीमराव अंबेडकर जो थे उनका निर्वाचन कहाँ हुआ था, वो चुनकर कहां से आए थे? तो दोस्तों वो पूर्वी बंगाल से आए थे। कहां से? पूर्वी बंगाल से। और पूर्वी बंगाल का आपको पता है इलाका, जब हम लोग आजाद हुए तो वो किसमें चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में चला गया तो उसके पश्चात जो भीमराव अंबेडकर थे उनके लिए वो पुणे में जो प्रेसिडेंसी, मतलब पूरे जो उस समय पर था, मद्रास जो है, मद्रास से वो चुनकर आए थे। ठीक है, मद्रास वो पूरा बंबई प्रेसिडेंसी में ही लगता था, तो मद्रास से वो चुनकर आए थे। ठीक है, और उनके लिए उपचुनाव में चुनकर आए हुए थे। उनके लिए जिन्होंने सीट अपनी छोड़ी थी वो थे जयकर। कौन थे? जयकर, M.R. जयकर, M.R. जयकर। ये पूना की सीट थी, उस सीट को इन्होंने त्याग दिया था और उस पर उपचुनाव में भीमराव अम्बेडकर जीते थे। और भीमराव अम्बेडकर जब वहां से जीते यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी में, ठीक है, तो फिर माना जाता है कि ये कहां से आए? बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म 1891 में हुआ और 1956 में इनकी डेथ हुई, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन में। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति एंड भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों की एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये दोनों ही कथन आपके जो है वो सही है। ठीक है, क्योंकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो जब हुआ था उसके पश्चात ही ये मसौदा बनकर तैयार हुआ था, जिसमें आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। और आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया? ये हो गया आपका क्वेश्चन 47 दोस्तों। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो वक्तव्य दिए गए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है। इसको एक ग्रही संविधान कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ग्रही संविधान मतलब क्या होता है कि ऐसा संविधान जिसको कई देशों के संविधान को ग्रहण करते हुए बनाया गया है, तो उसको ग्रही संविधान कहा जाता है। तो 48 का क्वेश्चन बताइए, अब आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ग्रही संविधान से ये बिल्कुल भी आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने या मौलाना आजाद ने? तो दोस्तों ये थे मौलाना आजाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो दोस्तों ये कोई नहीं, नन अदर देन महात्मा गांधी जी थे। उन्होंने ही कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? मॉरिस जोन्स का, हाइब्रिड एंड जूनियर का, आइवर जेनिंग्स का, या फिर एलेक्जेंड्रो विच का? तो आपको मैं बता दूं 51 का आंसर है डी पार्ट, आइवर जेनिंग्स ने ये बात कही थी। अगला है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये थे ऑस्टिन, विंस्टन चर्चिल, C.R. एटली या लॉर्ड माउंटबेटन? तो दोस्तों ये ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ऑस्टिन ने, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 53वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में
कुल कितनी महिलाएं थी? तो दोस्तों याद रखना 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में? 15 महिला थी, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर 53 का। चलिए फिर से देखते हैं और प्रश्न है, ठीक है। मैं लगभग सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपको कराने की कोशिश करता हूँ, एक एक करके देखते जाइए। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? दोस्तों 1922 में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी ने, किसने? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. रॉय ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो अब बताइए दूसरे का ऑप्शन कौन सा सही है? इसका है मोतीलाल नेहरू ने, सी पार्ट, ठीक है। अगला है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर एम.एन. रॉय? तो मैं आपको बता दूं कौन थे, एम.एन. रॉय, जिन्होंने संविधान, ठीक है, ये एम.एन. रॉय ने किया था, ठीक है। अगला है संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान, किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम.एन. रॉय ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो जब मूर्त रूप की बात पूछी जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अगला है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो दोस्तों उन्होंने 1936 में, कब? 1936। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग करी थी? तो 1938 में ये मांग करी थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में, सातवां प्रश्न है, किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो आपको पता है वेवेल माउंटबेटन कैबिनेट मिशन या फिर क्रिप्स योजना। तो आपको पता है ए पार्ट इज द राइट आंसर, क्रिप्स योजना। इसके बारे में मैं डिस्कस पहले कर चुका हूँ। आठवां क्या है? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अगर 1895 में अगर हम बात करें तो वो की गई थी आपकी किसके? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है नौवां, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव? तो आपको पता है संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? क्रिप्स, कैबिनेट मिशन, या फिर साइमन आयोग का प्रस्ताव, या फिर माउंटबेटन योजना? तो ये डी ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन योजना, जो 1946 में आया, जिसमें से 3 सदस्य थे। सन 1936 में देखिए वहीं से क्वेश्चन आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? कानपुर, बम्बई, मुंबई, फैजपुर, या फिर लाहौर? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सी पार्ट, फैजपुर, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आपको पता है 389, 409, 429 या 505? आपको पता है 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था? तो मैंने आपको बताया था 389 जो थी, इसमें से अब बताइए 296 तो ब्रिटिश प्रांत में आनी थी, और 93 जो थी वो देशी रियासतों में आनी थी। यही तो मैंने बताया था आपको। अब इसमें से भी 292 तो ब्रिटिश प्रांतों में गवर्नरों के, जो गवर्नर हुआ करते थे उनके प्रांतों से, और 4 जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्र या फिर कह सकते हैं आयुक्तों के प्रांत से। कहां से? आयुक्तों के प्रांत से। इसका मतलब ये भी सही है, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 93, 4 मुख्य कमिश्नरी से। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा दोस्तों? डी पार्ट इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? दोस्तों 292 जो थे, इसमें से कांग्रेस बाजी मार ले गई थी, 208 सदस्यों में जीत हासिल करी थी, जबकि 73 मुस्लिम लीग के हाथों पे लगी थी और 15 अन्य के हाथों में लगी थी, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी पार्ट। अब आपको पता है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप यानी कि 1947 में हम लोग जो है वो आजाद हो गए, और जो ये 389 सीटें जो पहले होनी थी दोस्तों, आजाद होने के बाद बंटवारा हो गया, बंटवारे के बाद ये सीटें अब कितनी रह गई थी संविधान सभा में? तो ये अब दोस्तों रह गई थी 299, और जो पहले इसमें 296 चुनी जानी थी, पहले इसमें कितनी चुनी जा सकती थी? 296 चुनी जाती थी वो, और यहाँ पर
296 तो इनकी थी, ठीक है, और उसके बाद 93 जो थी वो देसी रियासतों से थी। तो 296 जो थी वो तो बदलकर 229 हो गई थी, और 93 जो देसी रियासतों से थी वो बदलकर 70 हो गई थी। तो याद रखिएगा। तो संविधान सभा, इसमें तो पूछा 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी पुनर्गठन के बाद? तो बताइए, 389 थी, कितनी रह गई थी? 299 यानी 299। अगला कह रहा है कि संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100 थे, 70 थे, 85 थे या फिर 65 थे? तो मैंने बताया था यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पुनर्गठन। पुनर्गठन यानी कि 1947 के बाद की बात कर रहा है। तो 93 तो पहले थी, बाद में कितनी रह गई थी? 70, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17th क्वेश्चन। और 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको समझते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो बताइए, मैंने आपको बताया 208, 229, 249 या 289। तो आपको अभी मैंने बताया था, बताइए अभी मैंने बताया था, ये कितने थे? 229 लोग थे, ठीक है, 229 लोग, ठीक है। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में कितने प्रांत की आवंटित संख्या, सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये भी मैं बता चुका हूं, आपको डिस्कस कर चुका हूं, 10 लाख व्यक्ति है, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, व्यक्ति दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है 19 का कौन सा क्वेश्चन हो गया इसका आंसर? प्रांतों की विधानसभाओं ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये बात आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल, चेन्नई, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत? तो आपको पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ थी? संयुक्त प्रांत, यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों संविधान सभा में हैदराबाद, कौन सी देशी रियासत, यानी कि हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बताइए। पश्चिम बंगाल में, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, या फिर मुंबई प्रेसिडेंसी से? आपको पता है मुंबई प्रेसिडेंसी से। कहां पर हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से, ठीक है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये भी बात नहीं है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहती थी, अलग संविधान सभा की मांग करती थी, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर, यही सही है। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सीमित मताधिकार, सर्व मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखना इसका आंसर है वर्गीय मताधिकार, यानी वर्गीय मताधिकार के अलग अलग वर्ग के आधार पर संविधान सभा में चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं था। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत? बिल्कुल नहीं, डी भी नहीं है। मुस्लिमों और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा नामांकित? ये भी नहीं है, यानी बी पार्ट इज द राइट आंसर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, क्योंकि जनता ने पहले विधानसभा के सदस्यों को चुना और सदस्यों ने फिर अपने लिए जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों को चुना। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी? बिल्कुल नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी, बी पार्ट इज द राइट आंसर, यही सही है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल ने? बिल्कुल नहीं, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर, ब्रिटिश संसद, सॉरी संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो आपको पता है जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव आपके संपन्न हुए, और उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो आपको याद है 10 जून, 26 जून, 26 नवंबर, 26 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। बहुत से लोग लाहौर लगा के आएंगे, लेकिन प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कहाँ पर? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष ने की थी, और जो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 2 दिसंबर, 4 जुलाई, 9 दिसंबर या फिर 15 अगस्त? आपको पता है 9 दिसंबर, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुंशी थे, बी आर अम्बेडकर थे या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का गठन हुआ, उस टाइम जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा, तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को बने थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो आपको याद रखना है भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता है कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के.टी. शाह भी नहीं थे, के अय्यर भी नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी नहीं थे, वो थे बी.एन. राव। और बी.एन. राव ने ही संवैधानिक सलाहकार होने के बाद सबसे पहला प्रारूप संविधान सभा का या संविधान का रखा। संविधान सभा के द्वारा चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है 38वां, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, एच बेग या टी कृष्णमाचारी। तो आपको ये तो मैंने बताया ही हुआ है, ये सब प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं वो सब लिखे हुए हैं। टी कृष्णमाचारी भी थे, बी एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और के एम मुंशी भी थे, जो एकमात्र कांग्रेसी थे। केवल एच बेग नहीं थे, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? सी पार्ट, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा नहीं था। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? आपको ये बताना है, ठीक है। 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितनी समितियां नियुक्त की थी। यहाँ पर क्या पूछा है? पहलुओं के अध्ययन के लिए। तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर है सी पार्ट, यानी कि 13 समितियां नियुक्त की थी, ठीक है। कितनी नियुक्तियां? समितियां 13 समितियां। अब बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो मैंने बता दूं आपको, संविधान सभा की, मैंने पीछे पढ़ाया भी हुआ है। सबसे पहले जो 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है, अच्छे बच्चे को पता है ये तो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के हेड थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि कितने सदस्य थे? 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। कौन कौन से सदस्य हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले, जो मैंने वीडियोस डाली है उनमें, तो आप लोग एक बार उसको जाके जरूर देखिए। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डीपी खेतान थे, के एम मुंशी थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो इसका मतलब उसने यही पूछा कि सदस्य नहीं था, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी थे प्रारूप समिति के सदस्य, गोपाल स्वामी अयंगर थे, मोहम्मद सदुल्लाह थे, केवल जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ए पार्ट। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना कोई क्या बोलते थे? उद्देशिका बोलते थे। और उद्देशिका का प्रस्ताव रखने वाले कौन थे? तो वो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अब ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, और कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुमत पर? बिल्कुल नहीं। सर्वसम्मति पर? बिल्कुल नहीं। ये सहमति और समायोजना, इन दोनों का मिक्सचर था, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? वही उद्देश्य प्रस्ताव मुझे पता, मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद इसको सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा है? सी पार्ट इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको बताया संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और प्रांतों के लिए समझौते वाली समिति, ये तीनों ही समितियों के अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, क्या बोला गया है? भारतीय संविधान को अपनाया गया
संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। दोस्तों ये आप हमेशा याद रखना, प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आप बताइए 13 दिसंबर सन 1946 को किसने पेश किया था? वो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसको स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। और इसी दिन माना जाता है कि भारत के संविधान को एक संविधान देने की प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, यानी बी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लेना, ठीक है। मैं आपको बता दूं, केवल आपसे झंडा समिति पूछा जाए, केवल आपसे अगर झंडा समिति पूछा जाए तो वो कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। और अगर आपसे पूछा जाए संविधान निर्मात्री सभा में, यानी कि संविधान निर्मात्री सभा के जो थे, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप लोग याद रखना। अब यहाँ पर तो उसने संविधान निर्मात्री सभा दिया है, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए था राजेंद्र प्रसाद, लेकिन चूंकि राजेंद्र प्रसाद इनकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जेबी कृपलानी। लेकिन अगर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी दोनों आ जाते और यही सेंटेंस लिखा होता तो आप लोग उसमें आंसर राजेंद्र प्रसाद को लगाने हैं, जेबी कृपलानी को नहीं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई आपको पता है 1947 को संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? अब देखिए उसी क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। झंडे को डिजाइन करना या झंडे को स्वीकार करना एक ही बात है, और वो किया गया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? बताइए। 54th क्वेश्चन, किस दिन आखिरी क्या बोला गया? सॉरी, हाँ, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 54th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो आखिरी बार मिली यानी कि आखिरी बैठक कब हुई थी? तो आपको मैंने बताया अभी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, उस दिन 299 संविधान सभा के सदस्यों में से मात्र 284 लोग उपस्थित हुए, और इन्हीं 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ मूल रूप से हमारे संविधान को स्वरूपित किया गया था। तो यानी कि ये तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है और चौथा भी गलत है, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। किस दिन संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो आपको पता है जिस दिन, किस दिन हुआ? जिस दिन बताइए 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र साबित हुए, यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया और हमने संविधान को लागू किया, उसी दिन संविधान सभा जो है वो आपकी निरस्त हो गई और अब अंतरकालीन संसद का रूप मिल गया, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण का कार्य था कि निर्माण करना, वो पूरा हो चुका था, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया? बिल्कुल नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया? बिल्कुल नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था? बिल्कुल सही, यानी सी पार्ट इज द राइट आंसर। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज्य पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, या फिर सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में? फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर, स्वराज्य पार्टी ने।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ये बिल्कुल सही है, यही सही हो गया पहले ही। जबकि अगला है कि जवाहरलाल नेहरू और M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसने पूछा है कौन सा सही है, तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भाई नहीं, 47 में कहा हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ। बिल्कुल नहीं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। तो 62 का क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा सही हो गया? ए पार्ट इज द राइट आंसर, यानी कि ए पार्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये तो भाई सत्य है। यहाँ पर क्या है? मैं सत्य नहीं है। क्या नहीं है? सत्य नहीं। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ठीक है, लेकिन वो तो भाई क्या थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। कैसी थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का, यानी कि सेकंड गलत है। बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड पार्ट। यहाँ पर दिया नहीं है तो इसको आप कैंसिल कर लो, ये वही वाला क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हुआ। तो यहाँ पर इसका केवल और केवल ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? नहीं, प्रथम दिन नहीं, ये तो 11 दिसंबर को आए थे। और 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत को एक संविधान देने का प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का था, मैं आपको बता चुका हूँ, 22 जनवरी 1947। ठीक है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो आप बताइए कब स्वीकृत किया था? आपको पता है 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 66 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन। अब भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? सही, भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी कि एक तरीके से याद रखिए, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी 67 का डी ऑप्शन हो गया। इस तरीके से ऑलमोस्ट दोस्तों मैंने इसमें 100 से ऊपर प्रश्न आपको आज करा दिए संविधान सभा के निर्माण से संबंधित, जो महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप नए जुड़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो वीडियोस को लाइक करिए और सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दिया करिए। धन्यवाद।